नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेम्बल की प्रस्तावना की। प्रेम्बल प्रस्तावना के बारे में मैं इतना ही कहता हूं कि ये हमारे संविधान का सार है, शॉर्ट रूप है, संक्षिप्त रूप है। दोस्तों, अगर ये प्रेम्बल आपको समझ में आ गई, ये प्रस्तावना अगर आपको समझ में आ गई, तो यकीन मानिए पूरा संविधान आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इनमें वो तमाम शब्दावलियां दी गई हैं जो शब्दावलियां आपको पूरी राज्य व्यवस्था की कक्षा में तंग कर सकती हैं अगर आपने इन शब्दावलियों को प्रेम्बल में, प्रस्तावना में नहीं समझा। इट्स द क्लियर फ्रेंड्स। यानी कि उनको आप अगर नहीं समझे तो आपको पूरी क्लास में दिक्कत हो सकती है। और ये शब्दावलियां पूरी प्रेम्बल समझ में आ गई, बिकॉज मैंने कहा ना कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है, सार है। गागर में सागर भरा हुआ है दोस्तों। तो अगर वो समझ में आ गया, यानी कि क्रीम समझ में आ गई, तो फिर तो दूध है समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहां गागर में क्या है दोस्तों, सागर के समान है। तो संविधान अगर पूरा समझना है तो प्रेम्बल को समझ लीजिए, संविधान ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। तो ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। अभी तक जो कुछ आपने जाना वो तो एक परिचय था, एक इंट्रोडक्शन था संविधान का, राज्य व्यवस्था का। लेकिन अब संविधान की पूरी झलक देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण झलक है किसकी, प्रस्तावना की, पूरी प्रस्तावना की जानकारी। मुख्य परीक्षा में प्रश्न आया भी है प्रस्तावना से। आप देखेंगे एक दो साल के बाद प्रेम्बल में के ऊपर प्रश्न बनता रहता है, क्योंकि शब्दावली सारी ही प्रेम्बल के अंदर दी गई है। चाहे वो हम लोकतंत्र की बात करें, चाहे वो हम गणतंत्र की बात करें, चाहे वो हम समाजवाद के बारे में बात करें, चाहे वो संप्रभुता के बारे में बात करें। क्लियर फ्रेंड्स? चाहे आप बात करें किसके बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बात करें, समानता के बारे में बात करें, न्याय के बारे में, बंधुत्व के बारे में, राष्ट्र के बारे में, वो तमाम जानकारी आपको कहां दी गई दोस्तों, प्रस्तावना के अंदर ऑटोमेटिकली दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं प्रस्तावना को। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा, प्रस्तावना, प्रेम्बल क्या होता है दोस्तों? प्रेम्बल क्या होता है दोस्तों? प्रेम्बल संविधान का सार, ए शॉर्ट नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हो ही गया। दुनिया के जितने भी संविधान हैं, लगभग सभी देशों की क्या है, अपनी प्रस्तावना है। लगभग सभी देशों की एक प्रस्तावना है। हमारे पास इतना समय ना हो कि हम पूरा संविधान पढ़कर किसी देश की व्यवस्था को समझें। अगर हम इतना समय निकाल लें कि उसके केवल प्रस्तावना को पढ़ लें, तो हमें एक मोटा आइडिया उस देश की व्यवस्था के बारे में हो सकता है। किसको पढ़कर? केवल और केवल हम प्रस्तावना को पढ़कर उस देश की व्यवस्था का एक छोटा मोटा हम क्या कर सकते हैं, एक पूरा आइडिया, एक विचार हम पैदा कर सकते हैं कि अच्छा इसके अंदर क्या दिया गया होगा, क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है। तो जरूरी नहीं कि पूरा संविधान को हम समझे, पूरे संविधान को हम जाने। आप केवल प्रस्तावना को पढ़कर भी उस देश की व्यवस्था का एक आइडिया लगा सकते हैं।
क्लियर फ्रेंड्स? तो प्रस्तावना इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना, जब भी कोई लेखक कोई किताब लिखता है, जैसे मैंने कहा कि मैंने ऑलरेडी 3 किताब लिखी हुई हैं, तो वो किताब को लिख देने के बाद, पूरी किताब को लिख देने के बाद क्या करता है, सबसे अंत में एक पेज लिखता है किताब लिखने के बाद, और जो उस पेज को किताब के सबसे शुरुआत में जोड़ा जाता है, उस पेज को किताब के सबसे शुरुआत में जोड़ा जाता है, सबसे शुरुआत में जोड़ा जाएगा। और सबसे शुरुआत में जोड़ने के बाद उस पेज में क्या व्यवस्थाएं होती है, क्या जानकारी होती है, क्या कंटेंट होता है, उस पेज में कंटेंट होगा, जानकारी होगी उस पुस्तक के बारे में कि ये पुस्तक क्यों लिखी गई, इस पुस्तक के अंदर क्या है, इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या है, इस पुस्तक को पढ़कर आपको क्या लाभ होगा, आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, इस किताब के बारे में संक्षिप्त जानकारी होगी, जो भी कहानी है उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होगा। वो सब कुछ उस एक पेज के अंदर लेखक लिखने का प्रयास करता है, ताकि कोई भी भाई किसी को किताब पढ़नी है तो उसे पता कैसे चलेगा कि किताब कैसी है कैसी नहीं है। वो उस एक पेज को पढ़े और पढ़कर एक आइडिया लगाए कि ये किताब कैसी है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, मेरे लिए कितनी उपयोगी है, कितनी उपयोगी मेरे लिए नहीं है। उस एक पेज को पढ़कर जो पाठक है लेखक के बारे में जानकारी ले सकता है कि लेखक ने इस किताब के अंदर क्या किया है। ओके, तो दोस्तों ये क्या है, आपका क्या हुआ, ये है प्रस्तावना, यानी कि आपका प्रेम्बल, प्रस्तावना, प्रेम्बल। ठीक है सर, आइए शुरू करते हैं। जो आपकी प्रस्तावना है दोस्तों, प्रेम्बल, जो हमारे देश की प्रेम्बल है संविधान का, ये दोस्तों इंग्लिश में आपके सामने कंटेंट है। मैं एक बार पढ़ देता हूं इंग्लिश वाला कंटेंट भी, फिर हिंदी में भी देख लेंगे। We the people of India, having solemnly resolved the constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and the opportunities, and to promote among them all fraternity, assuming of the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. दोस्तों ये हमारे संविधान का प्रेम्बल जो है, उस प्रेम्बल का क्या है, ये कंटेंट है जो भी हमने जाना। ये और मैं डिटेल में इसको स्पष्ट लिख दिया। अगर हम हिंदी की बात करें तो हम भारत के लोग, बाकी अपने पढ़ाई है पूरा हम भारत के लोग से शुरू होता है कि हम भारत के लोग, और अंत में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रीत करते हैं। अंत में जाकर यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर हम बात भी करें हिंदी की, अगर पढ़नी है प्रेम्बल, हालांकि आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने नोट्स होंगे उस नोट्स के अंदर पूरा आप देखेंगे, जानेंगे तो आपको पूरा उसके अंदर जानकारी मिल भी जाएगी। हम चाहें तो उसको एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ दोस्तों। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रीत करते हैं। ये हिंदी का कंटेंट था दोस्तों, इंग्लिश का आपके सामने है। प्रेम्बल याद रखना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेम्बल में क्या दिया गया है ये याद रखना महत्वपूर्ण है। ये याद को रखना यानी कि इस चीज को मेमोरी में रखना ये महत्वपूर्ण है। जब दोस्तों हम लोग प्रेम्बल को स्टडी करते हैं तो हमारे सामने प्रेम्बल को पढ़ने के बाद 4 तत्व हमारे सामने प्रदर्शित होते हैं। अभी जो मैंने ऊपर स्लाइड्स की उनका मैं बताऊंगा उनमें क्या दिया गया है। वो फैक्ट्स हैं, सम फैक्ट्स अबाउट द प्रेम्बल, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन पहले जब हमें पूरी प्रेम्बल पढ़ी तो प्रेम्बल को स्टडी करने के बाद हमारे सामने 4 मुख्य बातें निकल कर आई, 4 मुख्य तत्व निकल कर आए। पहला, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि हमारे संविधान में सत्ता का स्रोत कौन है। वो इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, अर्थात सत्ता का स्रोत। कि भारत के संविधान में सत्ता का स्रोत कौन है, वो इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, पहला। दूसरा, नेचर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की प्रकृति, सरकार की प्रकृति या राज्य की प्रकृति। कि राज्य की प्रकृति क्या है दोस्तों, व्हाट इज द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार की प्रकृति क्या है, सरकार की राज्य की प्रकृति क्या है। दूसरा। तीसरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, भारत जो राज्य है, भारत राज्य की जो राज्य व्यवस्था है, इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी कि भारत राज्य का उद्देश्य, यानी कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, वो भी आपको यहाँ से दिखाई देगा, इसे मिलेगा। और नेक्स्ट आपका डेट ऑफ इनैक्टमेंट, यानी कि किस तारीख को आपका संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी कि तिथि, तारीख यानी कि आपका तिथि। तो आपके सामने ये 4 बातें निकल कर आती है। पहला, सत्ता का स्रोत कौन है, भारत राज्य की प्रकृति कैसी है, भारत राज्य का उद्देश्य क्या है, और वह क्या तिथि जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ और बनकर तैयार हुआ। बल्कि बनकर तैयार हुआ, लागू होने का तो नहीं है, बनकर तैयार हुआ। ये 4 बातें निकल कर आती हैं संविधान की प्रेम्बल को स्टडी करने के बाद। अब यहाँ पे हम एक एक को जानते हैं। पहले हम जानते हैं सत्ता का स्रोत, कि भारत में सत्ता का स्रोत कौन है, वो इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इन इंडिया। क्या लगता है दोस्तों, भारत में सत्ता का स्रोत कौन है? सरकार, संविधान, संसद, बताइए। हालांकि सामने लिखा हुआ ही गया तो आप कहेंगे अब तो जरूरत ही नहीं है। संसद है क्या? नहीं। सरकार है क्या? नहीं। संविधान है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? दिमाग ही नहीं लगाना। हमारा संविधान ही खुद बता रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही खुद बता रहा है कि भारत में सत्ता का स्रोत कौन है। जब हमने प्रेम्बल पढ़ी, प्रस्तावना पढ़ी, तो प्रस्तावना की पहली लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्माप्रीत करते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन क्या थी, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। क्या करते हैं? इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं
और आत्माप्रित करते हैं। पहले थोड़ा सा दोस्तों जो 3 शब्द मैंने लिखे हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित, इन तीनों शब्दों के अर्थ को जान लें। जैसे हम इन तीनों शब्दों के अर्थ को जान लेंगे तो आपको मेरी बात ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। अंगीकृत का अर्थ होता है अंगीकृत। इस अंगीकृत का अर्थ होता है अपने अंग के रूप में स्वीकार करना। हम जो भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम जो भारत के लोग हैं, वो इस संविधान को अपने एक हिस्से, अपने एक पार्ट के रूप में स्वीकार करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार मां अपने बालक को अपना अंग मानती है, अपना हिस्सा मानती है, मैंने स्पेशली मां कहा, पिता नहीं कहा। मां की जो अनुभूति होती है, क्योंकि मां उस किसी बच्चे को 9 माह गर्भ में रखती है, वो उसके शरीर के एक अंग के रूप में डेवलप होता है, विकसित होता है बच्चा। और बच्चा फिर जब आगे बाहर संसार में आता है, दुनिया में आता है, देखता है, करता, कुछ भी करता है, लेकिन जो उसके दर्द, उसकी सब बातों को समझने की जो अनुभूति मां में होती है, वो किसी में नहीं होती। आपने कभी देखा हो घर परिवार में छोटा बच्चा रोता है तो पिता भले ही ना समझ पाएगा कि वो बच्चा क्यों रो रहा है, लेकिन माँ समझ जाती है कि उसको भूख लगी है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बच्चा बोल नहीं पा रहा, लेकिन सब समझ रही है माँ, क्योंकि वो माँ का क्या है, अंग है। तो यहाँ पर यही अंगीकृत, यानी कि अपने अंग के रूप में, अपने हिस्से के रूप में, अपने पार्ट के रूप में स्वीकार करना। किसको? संविधान को। कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत की जनता संविधान को अपने अंग, अपने हिस्से, अपने पार्ट के रूप में स्वीकार करते हैं। कौन कह रहा है? भारत के लोग। तो एक बात। दूसरा, अधिनियमित। अधिनियमित, अधिनियमित का अर्थ होता है दोस्तों, वाद विवाद के बाद, विचार विमर्श के बाद किसी भी चीज को पारित करना, पास करना। दैट इज द मीन ऑफ द अधिनियमित। मतलब किसी भी विषय को, कोई भी विषय हो, कोई कुछ भी हो, उस पर डिस्कशन किया गया और डिस्कशन करने के बाद उसको क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया। दैट इज द मीन ऑफ द अधिनियमित। इनएक्ट, इट इज द मीन ऑफ द अधिनियमित। ये अधिनियमित का क्या दोस्तों अर्थ है? कि हम जो भारत के लोग हैं वो इस संविधान को अधिनियमित करते हैं। हम तो कोई बात सुनिएगा, समझिएगा दोस्तों, अधिनियमित कौन कर रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, कोई और नहीं आ रहा बाहर का व्यक्ति। इस संविधान को अधिनियमित करने वाला कोई और नहीं है, वो है हम भारत के लोग। तो किसी विषय पर वाद विवाद करने की शक्ति जिसके पास होगी, जिसके पास पारित करने की शक्ति होगी, तो वही तो अथॉरिटी होगी। हाँ या ना? भाई, संसद में कोई बिल पारित होता है तो बिल पारित करने में, लोकसभा की अगर हम बात करें तो 545 मेंबर ही, 545 मेंबर तो उस पर क्या करते हैं? वाद विवाद करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। अब विचार विमर्श करके उसको क्या कर देते हैं? पारित कर देते हैं, पास कर देते हैं, क्योंकि उन 545 मेंबर के पास में अथॉरिटी है। किसको? उस बिल को पास करने की। निपुण आलम बयान के पास में वो अथॉरिटी नहीं है कि निपुण आलम बयान जाकर उसको क्या करें? बिल को पास करें। बिल तो पास कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार नहीं बल्कि पार्लियामेंट करेगी, संसद करेगी, क्योंकि उनको हम ही ने क्या किया है? अथॉरिटी दी है चुनाव के माध्यम से। अब मैं बात करूंगा संप्रभुता की। तो भारत में जो सर्वोच्च शक्ति है वो कौन है? जनता है, क्योंकि जनता ने ही संविधान को क्या किया है? पारित किया है। किसके बाद? विचार विमर्श के बाद। आप कहेंगे सर जनता कहां बना रही थी संविधान? संविधान तो संविधान सभा बना रही थी। अब देखिए दोस्तों, क्या है ना, चीजें समझने की हैं। आज भी कोई भी बिल पास होता है
तो वो बिल पास कौन कर रहा होता है? दिखता तो है हमको संसद में पारित हो रहा है, सांसद पास कर रहे हैं, लेकिन वो सांसद कौन हैं? वे जो पार्लियामेंट्री हैं वो कौन हैं? वो हमारे ही तो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे ही तो प्रतिनिधि हैं, हमने ही तो उनको ताकत दी है चुनाव के माध्यम से। चुनाव के माध्यम से हमने अपने बारे में निर्णय करने के लिए, हमारे बारे में कानून बनाने के लिए हमने उनको अथॉरिटी दी है। चुनाव के माध्यम से हमने अपनी संप्रभुता अपने प्रतिनिधियों को हस्तांतरित की है, ट्रांसफर की है फॉर द 5 ईयर, 5 साल के लिए कि जाओ तुम देश के लिए कानून बनाओ, नियम बनाओ और देश को क्या करो, संचालित करो। ये अथॉरिटी देने वाला कोई और नहीं है दोस्तों, हम भारत के लोग। कई बार आपने सुना होगा हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कई बार बोलते भी हैं, किसी देश में कि उनको कोई सम्मान मिला, अवार्ड मिला, तो क्या बोलते हैं कि जो मुझे मिला सम्मान है, मुझे जो अवार्ड मिला है, जो सम्मान मिला है, ये सम्मान मेरा सम्मान नहीं है, ये सम्मान है भारत के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है। 135 करोड़ पीपल का क्या सम्मान है, क्योंकि उनको पता है कि मोदी इज द फेस ऑफ द 135 करोड़ पीपल। यस और नॉट? ही इज द फेस ऑफ द 135 करोड़ पीपल। He knew very well. That's why he said कि I am the face of the, यही सम्मान भारत की जनता का सम्मान है, उनका सम्मान नहीं है। उनको कोई अब्यूजिंग करेगा तो अब्यूजिंग, कोई देश उनको अपशब्द कहेगा, कोई सरकार उनको अपशब्द कहेगी, कोई बाहर का कोई भी उनको कुछ कहेगा तो किसका अपमान है? वो भारत की जनता का अपमान है, क्योंकि वो फेस है किसका? 135 करोड़ हिंदुस्तान जो होगा, ही इज द फेस, चेहरा है। तो ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, यानी जो संविधान सभा थी, वो संविधान सभा फेस थी किसका? भारत के नागरिकों का। पास तो वो संविधान सभा के सदस्य कर रहे थे, लेकिन वो किसके आधार पर, किसके लिए कर रहे थे? भारत की जनता के लिए कर रहे थे, काम तो उसी के लिए कर रहे थे। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि पिताजी के नाम से शादी का कार्ड आया, पिताजी उस शादी में जा नहीं पाए, पापा ने कहा बेटा तुम चले जाओ, तुम चले गए, तुमने वहाँ पे खाया पिया सब कुछ किया, लेकिन जब तुमने वहाँ पर व्यवहार किया, देखा होगा आपने जो कुछ, पापा ने कहा बेटा वहाँ पे जाओगे तो 1100 रुपये दे देना, 2100 दे देना, 500 दे देना। तो जब वो आप पैसा वहाँ पर देंगे, व्यवहार करेंगे, उस व्यवहार में नाम किसका लिखवाएंगे? अपने पिताजी का, पिताजी का, बिकॉज यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फादर। आप पिताजी का, पापा के क्या है उस समय? प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव हैं। भले वो बात अलग है कि खाया पिया आपने वहां पर, डांस वांस किया आपने, सब नजारे देखे आपने, एंजॉय किया आपने, पिताजी ने नहीं किया, लेकिन नाम किसका लिखवाया? फादर का। लाइक दैट मोदी जी ऑल्सो आर रिप्रेजेंटेटिव। जैसे नोट, वो भी हमारे क्या है? प्रतिनिधि है मोदी। तो अधिनियमित किसने किया दोस्तों? भारत की जनता ने वाद विवाद के बाद पारित किया। जब मैं बोल रहा था अभी कि वाद विवाद किसी विषय पर करना, विचार विमर्श किसी विषय पर करना, ये वही कर सकता है जिसके पास उसकी अथॉरिटी है। तो भारत में अथॉरिटी किसके पास है? अधिनियमित कौन कर रहा है? हम भारत के लोग। तो वो इज द सुप्रीम अथॉरिटी इन इंडिया, जनता, पीपल। ओके, नेक्स्ट, आत्मा प्रीत, अपनी आत्मा पर, अपने मन पर, अपने हृदय पर हम स्थान देते हैं। किसको? संविधान को। कि मेरे मन के अंदर, मेरे दिल के अंदर, मेरे हृदय के ऊपर, मेरी आत्मा के ऊपर कौन रहता है? मेरी आत्मा में कौन रहता है? मेरी आत्मा पर किसका स्थान है? संविधान का। मेरे मन के अंदर क्या है? संविधान। कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे मन में क्या है, तो तुम कहना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। खाली नहीं है, अब इसमें कोई आ नहीं सकता, क्योंकि इस मन के अंदर, इस हृदय के अंदर, इस आत्मा के अंदर कौन रहता है? इस मन के अंदर, इस हृदय के अंदर, इस आत्मा के अंदर रहता है मेरे देश का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत में दोस्तों क्या है? सर्वोच्च शक्ति कौन है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? वो है
हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता। अगर मैं ये कहूं कि भारत देश की संप्रभुता किस में केंद्रित है तो भी आप क्या कहेंगे? जनता में, पीपल में। यस और नोट दोस्तों? तो ये आपको ऑटोमेटिकली इसके अंदर आप बोलेंगे कि भारत का जो संविधान है उस संविधान के अंदर जो अथॉरिटी वो किसके पास है दोस्तों? भारत की जनता के पास है। यानी कि भारत में सर्वोच्च शक्ति किसमें केंद्रित है? वो केंद्रित है किसके अंदर? भारत की जनता के अंदर, द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो सर्वशक्ति कौन है? जनता है, पीपल है, यानी कि भारत के नागरिक हैं। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? आगे चलते हैं। नेचर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार या राज्य की प्रकृति। कि भारत सरकार की या राज्य की प्रकृति कैसी है। इसका सिंपल सा मैंने कोड बनाया दोस्तों, पहले वो कोड जान लेते हैं। सपस्पलग, दैट इज द कोड। कोड क्या है ये? क्या हुआ इसका? सपस, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ओके दोस्तों। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अगला लोकतंत्र, और नेक्स्ट आपका गणराज्य। तो ये है दोस्तों भारत राज्य की प्रकृति, सपस्पलग। भारत सरकार की प्रकृति, नेचर, सपस्पलग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। सिंपल सा फॉर्मूला भी है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। पीटी में कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। सपस्पलग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये भारत राज्य की, भारत सरकार की क्या है दोस्तों? प्रकृति है, नेचर है। और यही सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। आप इस फॉर्मूले से सीक्वेंस भी याद कर सकते हैं। आप पूरा जो क्रम है वो क्रम भी इसको देखकर क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। क्लियर? अब हम एक एक शब्द को दोस्तों जानेंगे। पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को जानेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां पर वर्ड यूज किया दोस्तों मैंने, क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या अर्थ होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यहां पर दो शब्द हैं। तो पहले तो मैंने कहा संपूर्ण, और दूसरा शब्द है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न यानी कि संप्रभुता, इसको हम संप्रभुता भी कह सकते हैं। संप्रभुता
संप्रभुता, सॉर्वेंट। क्या अर्थ होता है दोस्तों संप्रभुता का? संप्रभुता को अगर मैं बहुत ही सामान्य तरीके से डिफाइन करूं, संप्रभुता का अर्थ है आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की आजादी। आंतरिक और बाह्य मामलों में जब निर्णय लेने हो तो हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दबाव, कोई भी प्रेशर ना हो। क्लियर दोस्तों? ये संप्रभुता का अर्थ है। दैट इज द मीन ऑफ द सॉवरेंटी। क्लियर? अगर हम देश के संदर्भ में बात करें, राज्य के संदर्भ में बात करें, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था राज्य तभी कहलाता है जब उसके पास में संप्रभुता होती है। सबसे मुख्य तत्व संप्रभुता। हालांकि संस्था राज्य कब कहलाती है, कोई भी संस्था राज्य कब कहलाती है, कोई संगठन राज्य कब कहलाता है? देश हो सकता है, कंट्री हो सकता है, लेकिन राज्य तभी कहलाएगा। एक विद्वान हुए गार्नर ने कहा था कि कोई भी संस्था या कोई भी संगठन राज्य तभी कहला जा सकता है, तभी कहा जा सकता है जब उसके पास में ये मूलभूत 4 तत्व होंगे। उसके पास ये मूलभूत 4 तत्व होंगे, तभी वह संस्था क्या कहलाएगी? राज्य कहलाएगी। क्या क्या तत्व? पहला, निश्चित भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? हमारे पास एक निश्चित भूभाग, एक निश्चित भूभाग मतलब एक लैंड होनी चाहिए, एक लैंड होनी चाहिए। नंबर 2 उसके पास होनी चाहिए जनसंख्या। क्या होनी चाहिए दोस्तों? जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा होनी चाहिए सरकार। और चौथा होना चाहिए दोस्तों क्या? संप्रभुता। ये गार्नर ने कहा था कि जिस भी संस्था के पास, जिस भी संगठन के पास ये मूलभूत 4 तत्व होंगे, ये मूलभूत 4 तत्व क्या कहलाएंगे? ये मूलभूत 4 तत्व के बाद वह संस्था क्या बनेगी? राज्य बनेगी। मैं ये बोलता हूं इन चारों तत्वों में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो संप्रभुता है। क्यों बोलता हूं मैं ये बात? इसका उदाहरण हम लोग समझते हैं दोस्तों, उदाहरण समझते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं कि बिहार एक राज्य है। हालांकि बिहार के बारे में, यूपी के बारे में, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, किसी के बारे में भी राज्य बोलना सही नहीं है। क्योंकि जो राज्य शब्द प्रयोग में आता है वो राज्य शब्द प्रयोग में आता है किसके बारे में? जो हम बात करते हैं देश के संदर्भ में होगा, राष्ट्र के संदर्भ में होगा। राज्य का जो शब्द का प्रयोग है वो यूएनओ के संदर्भ में होगा, जब यूएनओ में जिनको मेंबर्स हैं वो राज्य मेंबर हैं। क्लियर दोस्तों? और मैंने कहा कि राज्य के पास ये 4 तत्व होने चाहिए। आइए इन 4 तत्वों से देखते हैं कि कौन राज्य नहीं है। पहला, निश्चित भूभाग, लैंड। क्या बिहार के पास एक लैंड है? बिल्कुल है जी। जमीन मैप में आप देखिए, बिहार के पास एक मैप है। बिहार के पास जनसंख्या है? बिल्कुल है, डेफिनेटली है। बिहार की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या है, बिल्कुल राजस्थान की जनसंख्या, हरियाणा की जनसंख्या, यूपी की, हर राज्य की जनसंख्या है। सरकार भी है, कहीं आखिर वो कहीं आपके योगी जी हैं, कहीं आपके नीतीश कुमार जी हैं, कहीं खट्टर जी हैं,
सब अलग अलग हैं, सरकार भी है, लेकिन ये जो तत्व है ना संप्रभुता, ये नहीं है। ये केवल और केवल सेंटर के पास है, मोदी जी के पास है। संप्रभुता नहीं है बिहार के पास कि कल को नीतीश जी कहें कि मैं जा रहा हूं अमेरिका ये संधि समझौता करने, तो मोदी जी क्या कहेंगे? नहीं नहीं नीतीश कुमार जी, ये विषय तो, ये मामला तो हमारे नियंत्रण में है, ये अधिकार आपके पास में नहीं है। मना कर देंगे कि आप नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपके पास में, ये अधिकार आपके पास है ही नहीं। इज जस्ट क्लियर दोस्तों? क्योंकि ये अधिकार आपके पास है ही नहीं, नीतीश कुमार जी को मना कर दिया जाएगा। क्लियर? तो संप्रभुता कितना महत्वपूर्ण तत्व हुआ? तो राज्य, कोई भी संस्था, अब यूएनओ देखिए, क्या यूएनओ एक राज्य है? नहीं है। क्यों नहीं है यूएनओ का राज्य? यूएनओ के पास लैंड है। इन चार तत्वों में देखें, सर मैं ये नहीं कहता लैंड छोटी है बड़ी है, लैंड होना चाहिए। आप देखिए दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, कितना छोटा सा उसका लैंड है, एक चर्च जितना लैंड बस, लेकिन वो भी एक देश की तरह काउंट होता है। तो यूएनओ के पास कुछ होना, अपना ऑफिस तो है, वो ऑफिस को क्या कहला देगा? राज्य कहला देगा। लेकिन पहला बात तो हो गई, तो पूरा देखते हैं कौन सा तत्व उसके पास नहीं है जिसको राज्य बनाने में दिक्कत करता है यूएनओ को। दूसरा, जनसंख्या भी है यूएनओ के पास 193। भाई हम भारत के नागरिक, हम भारत के सदस्य, तो ये भारत की जनसंख्या हो गई। तो यूएनओ की जनसंख्या क्या है? 193 कंट्री, देश यानी कि राज्य, वो यूएनओ की जनसंख्या है। इसके बाद सरकार भी है, बिल्कुल है, जिसके 6 अंग हैं, जिनमें से 5 वर्किंग है। लेकिन यूएनओ के पास ये तत्व दोस्तों संप्रभुता नहीं है, सोवरेंटी नहीं है, क्योंकि यूएनओ के जो निर्णय हैं, यूएनओ के जो डिसीजन होते हैं, वो देशों के ऊपर बाध्यकारी नहीं होते, राज्यों के ऊपर बाध्यकारी नहीं होते। लेकिन अगर हमारी सरकार के द्वारा कोई निर्णय ले लिया गया तो बाध्यकारी होगा। कह दिया कि सड़क पर चलना है तो मास्क लगा के जाना है, आपको कहीं भी रहना तो मास्क लगा के रहना है। आप मास्क ना लगाइए, आपका चालान कट जाएगा। तो ये क्या हुआ? बाध्यकारी हो गया है ना। लेकिन अगर यूएनओ कहे कि सभी देश, सभी राज्य क्या करेंगे? मास्क लगाएंगे, तो कोई नहीं भी लगाए, यूएनओ किसी को दंड नहीं दे सकता, लेकिन राज्य जो है वो दंड दे सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है? संप्रभुता है, सॉवरेंटी है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या हुआ? संप्रभुता। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है किसी राज्य को बनाने के लिए, करने के लिए, कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या हुआ दोस्तों? संप्रभुता। राज्य का संप्रभुता। संप्रभुता का फिर अर्थ क्या हुआ? तो मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व हुआ। जैसे अर्थ मैंने क्या कहा कि आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की आजादी, किसी तरह का नियंत्रण ना होना, दैट इज संप्रभुता। अब देखिए दोस्तों, राज्य में संप्रभुता निहित है, यानी कि राज्य जो संगठन संस्था जिसका संप्रभुता है वो क्या है? राज्य है। लेकिन राज्य कैसे चलेगा? भाई राज्य दिखता थोड़ी ना है। आपने मैप देख लिया, लेकिन पूरा राज्य आप देख सकते हैं? नहीं। हाँ, सरकार आपको दिखती है, सरकार काम करती है, राज्य खुद नहीं चलता, सरकार चलाती है। तो जो संप्रभुता हम कह रहे हैं कि राज्य में निहित है, वो संप्रभुता किसके में निहित है? सरकार में निहित है संप्रभुता। अब हमारी सरकार निर्णय करेगी कि हम किस देश से तेल खरीदेंगे, किस देश से तेल नहीं खरीदेंगे। हमारी सरकार तय करेगी कि हम किस देश से संधि करेंगे, किससे समझौता करेंगे। लेकिन कल को अगर अमेरिका हमको यह गाइड करने लगे कि तुम इस देश से बात करोगे, इस देश से बात नहीं करोगे, इस देश से तेल खरीदोगे, इस देश से तेल नहीं खरीदोगे, अगर गाइड करने लगे, तो हम कहेंगे कि भारत सरकार एक संप्रभु सरकार नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका के दबाव में आकर, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर निर्णय ले रही है। हम कहेंगे कि भारत सरकार एक संप्रभु सरकार नहीं है, एक संप्रभु राज्य भारत अब नहीं रहा।
सेम यही बात दोस्तों आंतरिक निर्णयों में लागू होती है, आंतरिक मामलों में लागू होती है। हमारी सरकार ने कोई निर्णय लिया, क्योंकि संप्रभुत्व सरकार में नहीं थे, राज्य में नहीं थे, कि यह कार्य ऐसा होगा, यह कानून ऐसे पास होगा। कल को कोई बाहरी देश करने लगे, कनाडा करने लगे कि नहीं ये कानून क्या है, गलत है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। और सरकार अगर कनाडा की सरकार के इन्फ्लुएंस में आकर, दबाव में आकर, प्रेशर में आकर उस निर्णय को बदल देती है, अपने कानून को बदल देती है, तो कहा जाएगा कि भारत सरकार एक संप्रभु सरकार नहीं है, क्योंकि ये बाहर के देश के दबाव में आकर अपनी आंतरिक नीतियों को बदल रही है। हाँ या ना? इसके अलावा किसी आंतरिक संगठन के दबाव में आकर भी अगर सरकार अपना निर्णय बदल देती है तो कहा जाएगा कि सरकार एक संप्रभु सरकार नहीं है, क्योंकि ये अपने निर्णय को क्या कर देती है, बदल देती है। अभी एक बड़ा ताजा उदाहरण दिमाग में आ रहा है, उसको मैं बता ही देता हूं। हालांकि गलत भी हो सकता है बोलना, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है। दोस्तों, किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, सड़कों बैठे हुए हैं, दिल्ली को घेरा हुआ है, बैठे हुए, और कह रहे हो बिल वापस लो, कानून वापस लो, कानून वापस लो। सरकार कह रहे हैं कानून वापस लो, और सरकार अगर वो कानून वापस ले लेती है तो क्या कहा जाएगा कि सरकार एक संप्रभु सरकार नहीं है, निर्णय बदल देती है संगठन के दबाव में आकर, लोगों के दबाव में आकर। क्लियर? ये तो बात हुई। तो एक संप्रभु का प्रश्न सरकार के ऊपर उड़ जाएगा, सरकार के ऊपर प्रश्न उड़ जाएगा, क्या सरकार एक संप्रभु सरकार है, प्रश्न उठ जाएगा। चलिए अब थोड़ी देर को एक बात को ये मैंने समझाया, लेकिन हल्का सा क्योंकि बात उठी है तो दूसरी बात ही बोल देता हूँ। अब इसका बात कही जाती है भारत एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में जनता की बात सुननी चाहिए। अरे भाई, अगर हर समय हर वक्त जनता की बात सुनी जाएगी तो फिर तो सरकार कुछ काम ही नहीं कर पाएगी। सरकार कभी भी कोई भी काम करेगी, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार कोई काम करे, उसे सब के सब लोग 135 करोड़ लोग क्या हो जाएं, सेटिस्फाइड हो जाएं? आप कीजिए काम और आप सोचिए कि आप काम करें, काम करने के बाद सब लोग आपसे क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए, आपके निर्णय को मान लें, आपसे कभी नाराज ना हो। ये पॉसिबल है? संभव है? नहीं संभव हो सकता दोस्तों, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप आज एक संगठन की बात मानिए, कल को दूसरे संगठन आके बैठ जाएगा, कल को दूसरे लोग आके बैठ जाएंगे। आप कहते हैं जनता का शासन, जनता की बात सुन नहीं रही है। अरे भाई, जनता की बात सुनी है ना तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी तो एक सिस्टम से ही चलेगी ना, संविधान बनाया है ना उसके लिए, कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। भारत एक लोकतंत्र है, जनता का शासन है। अब जनता का शासन वैसे थोड़ी ना होगा जैसे पहले हो जाता था, स्विट्जरलैंड में हो जाता है, या और छोटे छोटे देश हुआ करते थे, मतलब 1000 की जनसंख्या का देश है, सब इकट्ठे हो गए, भाई ये काम करना है, ओके हो गया। लेकिन 135 लोगों से पूछ के तो चलेगा? देखिए, मैं जहां बोल रहा हूं उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। भाई, भारत एक लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को चलाने के लिए ही एक संविधान बनाया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर व्यवस्था दी गई कि इस तरह से बिल पास होगा, इस तरह सिस्टम चलेगा, सब चीजें होंगी। और यही संविधान भारत के नागरिकों को यह अधिकार भी देता है कि अगर आप सरकार के किसी भी निर्णय से, किसी भी कानून से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सरकार के अगेंस्ट अपनी बातों को रख सकते हैं। रखने का तरीका क्या होगा, यह भी संविधान में दिया गया दोस्तों। आप न्यायपालिका का सहारा ले सकते हैं, आप धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार क्या किसी दूसरे के अधिकार को छीनकर है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। भाई, सड़क बनी है,
किसके पैसे से बनी है? सरकार के पैसे से नहीं, जनता के पैसे से बनी है। भारत का प्रत्येक नागरिक, किसी भी देश का नागरिक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप में क्या देता है? कर देता है सरकार को। और वही पैसा सरकार क्या करती है? हमारे लिए सुविधाओं में लगाती है, जैसे सड़क का निर्माण हो, हॉस्पिटल का निर्माण हो, स्कूल का निर्माण हो, या तमाम तरह की योजनाएं जो निःशुल्क दी जाती है, वो सब किसके लिए होती हैं? जनता के लिए, हमारी भलाई के लिए। पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकार के पास कोई पेड़ थोड़ी ना है। मनमोहन जी ने कहा था कि भाई सरकार के पास कोई पेड़ थोड़ी ना है कि पेड़ को हिलाएंगे, नोटों की बारिश होगी, नोटों से क्या हो जाएगा? वित्त भर जाएगा, भंडार भर जाएंगे सरकार के। खरीद एक साधन होता है। तो वो जो सड़क बनाई गई है जनता के पैसे से, जनता की सुविधा के लिए कि जनता ऐसे जाए आए काम करे। मेरा अधिकार है धरना देने का, मैं बैठ के सड़क पर, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति जो रामकृष्ण है, रामपाल है, सोहनलाल है, सोहनलाल को यह अधिकार है कि उस सड़क से निर्मुक्त होकर घूमने का, जाने का। और मैंने क्या किया? उसके अधिकार क्षेत्र में मैंने एंट्री कर दी। मैंने कहा नहीं, तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम तंग होकर जाओ। तो दोस्तों एक प्रश्न बन जाता है कि अधिकार कहां तक? ये चर्चा हम करेंगे बाद में, जब मौलिक अधिकार की बात करेंगे और हम धरना प्रदर्शन की बात करेंगे। है अधिकार धरना प्रदर्शन करने का, सम्मेलन करने का, मीटिंग करने का, लेकिन कब, कहां, कैसे, क्या करना है, उसके बारे में संविधान में जानकारी दी गई। मैं बात करें संविधान की। लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र भीड़ तंत्र तो नहीं बनना चाहिए कि इकट्ठे हो गए बैठ के ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो फिर सरकार बनाई क्यों थी? छोड़ दो सब सरकार को, संसद को तोड़ दो, राष्ट्रपति भवन को तोड़ दो, चलाओ देश, चल जाएगा। 50 लाख, 1 करोड़ लोग एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, वो एक अलग मांग करेंगे, 10 करोड़ एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, वो अलग मांग करेंगे। देश नहीं चलेगा, सिस्टम नहीं चलेगा, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं चलती, ऐसे देश नहीं चलता है, अराजकता हो जाएगी, एनार्किज्म आ जाएगा। हाँ या ना? तो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्था को निर्देश चलेगा। तो मैं कह रहा था संप्रभुता, सोवरेंटी। संप्रभुता किसमें है दोस्तों? सरकार में है। और ये संप्रभुता सरकार को दी किसने है? राज्य में है। लेकिन राज्य दिखता नहीं, राज्य काम कर, सरकार काम करती है। तो मैं कह सकता हूं कि वो संप्रभुता जो राज्य के अंदर है वो सरकार के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। मैं उसको इस तरह से क्या दे रहा हूं कि जो संप्रभुता राज्य में है तो राज्य खुद तो काम कर, सरकार के माध्यम से काम करता है, तो सरकार उस संप्रभुता का क्या कर रही है? प्रयोग कर रही है, यूज कर रही है। हाँ या ना? संप्रभुता। अब संप्रभुता के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आंतरिक हो, बाह्य हो, दोनों मामलों में निर्णय लेने की आजादी, उसी का नाम क्या है दोस्तों? संप्रभुता है। संप्रभुता सरकार में केंद्रित है, सरकार इसको लेके चल रही है, राज्य में केंद्रित है और सरकार इसको यूज कर रही है। लेकिन ये संप्रभुता सरकार के पास गई कहां से? जनता के पास से गई है। कहां से गई दोस्तों? जनता के पास से। जनता ने चुनाव के माध्यम से अपने बारे में निर्णय लेने का अधिकार किसको दिया दोस्तों? वो दिया है किसको? सरकार को। हमने मोदी जी को दिया कि भैया 5 साल तक आप देश चलाओ, आप सिस्टम को चलाओ, आप व्यवस्था को चलाओ 5 साल तक। हम तो 5 साल के बाद निर्णय करेंगे कि देश अच्छा चलाया या नहीं चलाया। अगर अच्छा चलाया तो एक बार फिर मोदी सरकार, और नहीं चलाया तो एक बार फिर नहीं होगी मोदी सरकार, कोई और सरकार होगी, चाहे कोई भी हो। है ना? ये अधिकार हमारा राइट टू रिकॉल नहीं है कि मोदी अगर अच्छा काम नहीं करे तो 1 साल होते इनको वापस बुला लेंगे, नहीं, ये राइट हमारे पास में नहीं है। आपने निर्णय लिया है, चुनाव के माध्यम से चुनकर आए हैं, जनता ने उनको वोट दी, चुनाव दिया, चुनाव से सरकार बनी, सरकार यूज करती है किसकी? संप्रभुता को। ये एक तरीका है, सिस्टम है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का। तो संप्रभुता यूज सरकार कर रही है, जनता उसको क्या कर रही है? संप्रभुता दे रही है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया संप्रभुता का? दोस्तों, जो ये संप्रभुता शब्द है
ये जो संप्रभुता है ना दोस्तों, अनादिकाल से लेके वर्तमान तक पूरी दुनिया में जो संघर्ष रहा है वो इस संप्रभुता का ही तो रहा है। इस संप्रभुता का ही अनादिकाल से लेकर वर्तमान तक जो संघर्ष है पूरी दुनिया में, वो संप्रभुता का रहा है। कहीं भी आप जाएं, कहीं भी आप देखें, चाहे वो आप आंतरिक मामलों में देखें, चाहे वो आप बाह्य मामलों में देखें, सभी जगह आपको किसका मामला दिखाई देगा? संप्रभुता का दिखाई देगा। सब जगह आपको संप्रभुता का दिखाई देगा। अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान सरकार चाहती है कि हमारी क्या हो? संप्रभुता हो, पूरे अफगानिस्तान में जो हम चाहे वो चले। तो वहीं तालिबान चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर हमारी भी चले, हमारे अनुसार सिस्टम चले, जैसा हम चलाना चाहते हैं वैसा चले। तालिबान ये चाहता है। ये स्थिति पाकिस्तान में हर देश के अंदर है। और आज भी तो संप्रभुता का झगड़ा हो रही है। सरकार चाह रही है देश के अंदर कि हमारी चले, किसान चाह रहे हैं कि हमारी चले। संप्रभुता का विवाद है। और भी जो नक्सली हैं, नक्सली एक बहुत बड़ी जगह को घेर कर बोल देते हैं कि यहाँ पर हमारा चलेगा, भारत का संविधान नहीं चलेगा। वहां लिख दिया जाता है खाकी एंड खादी इज नॉट अलाउड हियर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी डोंट एक्सेप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव आर कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपना संविधान रखते हैं, हमें भारत के संविधान की जरूरत नहीं है। वो एक बड़े क्षेत्र पर घेर कर कहते हैं कि यहाँ पर हमारी चलेगी, भारत के सरकार की, भारत के संविधान की नहीं चलेगी। वहां जनता ना अदालत लगती है। समानांतर सरकार उसको बोलते हैं, पैरेलल गवर्नमेंट वो उसको बोलते हैं। पूरी दुनिया में देखिए, कहीं भी देखिए, आज भी ISIS, इस्लामिक स्टेट, इराक एंड सीरिया, वो भी चाहता था कि मेरा खुद के क्या सिस्टम चल जाए, मेरा खुद के व्यवस्था चल जाए, मेरी संप्रभुता स्थापित हो जाए। सरकार चलाई भी, उसने काफी दिन तक चलाई भी, है ना। ऐसी कुर्द का नाम आप सुना होगा, कुर्दिस्तान की जो मांग करते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमें अपना कुर्दिस्तान मिल जाए, हमारा अपना सिस्टम वहाँ पर चले, हमारी अपनी संप्रभुता हो, हमारा अपना सिस्टम, अपनी व्यवस्था हो। वो भी झगड़ा संप्रभुता का है। और अनादिकाल से राम जी जब अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो अश्वमेध यज्ञ के बाद उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ा था, एक अश्व छोड़ा था, और कहा था कि जिस राज्य से निकलेगा वो राज्य, वो राजा मेरी संप्रभुता स्वीकार करेगा, नहीं करेगा तो मैं उससे युद्ध करूंगा। तो सभी राजाओं ने राम जी की क्या कर ली थी? संप्रभुता स्वीकार कर ली थी। वो बात अलग है कि बाद में पिताजी के बच्चों ने ही, यानी कि लहुकुश ने क्या कर लिया था, राम जी घोड़ा पकड़ लिया, वो अलग बात है। मध्यकाल में आप देखिए, अरे ब्रिटिश की बात कर लीजिए। ब्रिटिश इंडिया में आए, लैंड वही थी, लोग वही थे, क्या लिया उन्होंने? संप्रभुता। फिर ब्रिटेन पास करने लगा हमारे यहाँ पर कानून, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेके, और फिर आपका 1947 के एक्ट तक लेकर सारे कानून कौन पास कर रहा है आपके यहाँ पर? ब्रिटेन पास कर रहा है। यानी कि अब आपके बारे में निर्णय कौन ले रहा है? ब्रिटेन ले रहा है, जिसे पता भी नहीं है कि वो निर्णय ले रहा है। और जब ब्रिटिश यहां से गए तो क्या छोड़कर गए? अरे लैंड वही थी, जनसंख्या वही थी, सरकार के लोग वही थे, नेहरू यहीं के तो लोग थे। इनको क्या मिली? संप्रभुता मिली। इन्होंने संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण कर दिया, और संविधान के लागू होते क्या हुआ? हमारी खुद की संप्रभुता, संप्रभु बने हम जब हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने से पहले किसका चल रहा था? ब्रिटिश का चल रहा था। ये दोस्तों संप्रभुता। तो प्राचीन से लेकर वर्तमान तक हम बात करें तो सारा झगड़ा रहा है वो किसका रहा है? संप्रभुता का रहा है। तो संप्रभुता, संप्रभु एक महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो पूरा शब्द है वो पूरा शब्द क्या है दोस्तों? पूरा शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए प्रभुत्व संपन्न यानी कि संप्रभुता, ये तो हम समझ गए, लेकिन ये क्या था जी? संपूर्ण क्यों लगा दिया आगे? इंग्लिश में लगाया, हिंदी में लगा दिया संपूर्ण।
ये क्या है भाई, यहाँ संपूर्ण क्यों लगा दिया ये शब्द? प्रभुत्व संपूर्ण मतलब समझ में आ गया, संप्रभुत्व मतलब समझ में आ गया। इस संपूर्ण का अर्थ ये है, हुआ क्या था, जैसे हम आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद हम यूएनओ के मेंबर बने, कॉमनवेल्थ के मेंबर बने, राष्ट्रमंडल के मेंबर बने, सदस्य बने। तो हमारे ऊपर ये आरोप लगा कि भारत ने तो अपनी संप्रभुता पुनः ब्रिटिश को दे दी है। कॉमनवेल्थ किसका संगठन है? राष्ट्रमंडल। जहां जहां ब्रिटिश का उपनिवेश रहा उन सब देशों का जो संगठन है वो कॉमनवेल्थ है। तो आरोप लगा कि भारत ने तो अपनी संप्रभुता दे दी है ब्रिटेन को दोबारा फिर अलग तरीके से, और यही आरोप कि यूएनओ मेंबर बन गया तो इनका विश्व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय जनमत क्या करेगा? हमारे देश को चलाएगा। तब नेहरू जी ने क्लियर किया था कि जो यूएनओ और कॉमनवेल्थ के मेंबर बने हैं, ये मेंबरशिप संप्रभुता का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि हमारी ये मेंबरशिप क्या है? ऐच्छिक है। ऐच्छिक है, हमने किसी दबाव में नहीं की है। जब तक चाहे हम कॉमनवेल्थ के मेंबर रह सकते हैं, जब तक चाहे हम यूएनओ के मेंबर रह सकते हैं, जब चाहें हम अपनी मेंबरशिप वापस ले सकते हैं, हम सदस्य से हट सकते हैं। इनके कोई भी निर्णय हम पर क्या होंगे? बाध्यकारी नहीं होंगे। हमारा मन करेगा हम मानेंगे, हमारा मन नहीं करेगा हम नहीं मानेंगे। तो कोई डाउट ना रहे प्रभु संपन्न को लेकर, इसलिए यहाँ पर शब्द जोड़ दिया गया, क्या आपका? संपूर्ण जोड़ दिया गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द जोड़ दिया, बना दिया गया। क्लियर दोस्तों? तो ये था पहला शब्द, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगला शब्द है दोस्तों आपका, अगला शब्द है समाजवादी, इंडियन सोशलिज्म, यानी कि भारतीय समाजवाद। अब इसको हम जानेंगे भारतीय समाजवाद को। भारतीय समाजवाद